तीसरी बड़ी खबर क्या है, ये बहुत ही बड़ी खबर है। और ये खबर क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड। जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, भारत में जो कुछ वैवाहिक अधिकार हैं उनसे रिलेटेड ये खबर है, इसकी बात करेंगे। तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए और मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं। सतीश शर्मा पता नहीं क्या कमेंट किया। हिटलर शर्मा जय हिंद भाई। और आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड है, तो हम इसे देखेंगे जो आज की दूसरी बड़ी खबर है। तो चलिए अब हम देखेंगे आज की तीसरी बड़ी खबर कौन सी है। अब तीसरी बड़ी खबर की अगर हम बात कर लें तो तीसरी बड़ी खबर है हिंदू मैरिज एक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब ये पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 9, उसको क्या किया जाए, उसकी जो बहाली की गई है या उसकी वापसी ना की जाए। अब इसका मतलब समझते हैं पूरा है क्या। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए, एक क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है जोसेफ साइन वाद या जोसेफ साइन केस, और पूछा गया है इसका संबंध किस अधिकार से है, यानी आर्थिक अधिकारों से है या वैवाहिक अधिकारों से है, राजनीतिक अधिकारों से है या सामाजिक अधिकारों से है। तो अगर जोसेफ साइन वाद की बात करें तो ये वैवाहिक अधिकारों से संबंधित है और बहुत जल्द आपको किसी एग्जाम में दिखाई देने वाला है। अब चलिए समझ लेते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए ये पूरा मामला क्या है कि ये पूरा मामला हिंदू पर्सनल लॉ, जिसे हम आसान शब्दों में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहते हैं, उससे संबंधित है। अब ये पूरा मामला क्या है इसे समझते हैं। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट का एक धारा है सेक्शन 9, यानी एक सेक्शन है सेक्शन 9। 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए हिंदू मैरिज एक्ट जो भारत में या हम कहें हिंदुओं में जो विवाह से संबंधित जो एक कानून है वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी 1955 में नेहरू गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया था। और इसमें क्या है, क्यों इतना विवाद हो रहा है हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर, इसे समझते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की एक धारा है 9, या हम इंग्लिश में कहें सेक्शन 9 है। और ये है क्या, इसको लेकर क्यों इतना विवाद हो रहा है कि एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ गया है कि इसको समाप्त किया जाए या इसका विरोध किया जा रहा है लोगों के द्वारा। अब ये समझिए, देखिए सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 इधर लिखा भी हुआ है, रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे वैवाहिक अधिकारों की वापसी या वैवाहिक अधिकारों की पुनर्बहाली, और यही है सेक्शन 9। अब ये है क्या, आसान शब्दों में समझिए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 9 है वो कहता है हस्बैंड वाइफ हैं, कोई भी कपल हैं, अगर हस्बैंड या वाइफ में से कभी हस्बैंड वाइफ को छोड़कर कहीं अलग रहता है या वाइफ बिना किसी कारण के हस्बैंड को छोड़कर अलग रहती है, या दोनों के लिए, ये ना केवल मतलब वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए, मेल फीमेल की बात नहीं है यहाँ पर कहा गया है कि अगर हस्बैंड वाइफ को छोड़ देता है बिना किसी कारण के और अलग रहता है, वाइफ के साथ नहीं रहता, इसी तरह वाइफ भी अगर बिना कारण हस्बैंड को छोड़ देती है और हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, तो जो भी पक्ष मतलब जो भी पक्ष छोड़ के चला गया उसकी तो बात हटा दीजिए, जो पक्ष बचा है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाह रहा है, अपने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्बहाली करना चाह रहा है, अगर हस्बैंड चला गया तो वाइफ क्या करती है, वाइफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय में जा सकती है और न्यायाधीश को बताती है कि उसके वैवाहिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उसके हस्बैंड को उसके साथ रखने की व्यवस्था की जाए। अब न्यायालय क्या करता है, न्यायालय पहले पूरी जांच करता है कि जो उसका जो कपल में जो व्यक्ति छोड़कर गया है, क्या उसके जाने का कोई उचित कारण है या कोई तार्किक कारण है। और अगर तार्किक कारण नहीं होता है कि मनमौजी प्रकृति का कोई कारण है कि वो छोड़कर चला गया है या चली गई है, तो न्यायालय जो पीड़ित होता है, यानी जो साथ रहना चाहता है और वो रह नहीं पा रहा है, उसके माध्यम से एक आदेश देता है दूसरे को जो छोड़कर चला गया। यदि हस्बैंड छोड़कर चला गया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर हस्बैंड को एक डिक्री या आदेश देगा, और अगर क्या होगा कि वाइफ छोड़कर चली गई है तो क्या होगा,
वाइफ को ये आदेश देगा कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहिए और अपने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्बहाली करिए, या इसी को बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। यही आपके वैवाहिक अधिकार हैं, कॉन्जुगल राइट्स हैं। तो ये सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। अब विवाद क्या है ये समझिए। अगर हम विवाद की बात करें तो विवाद में जो सबसे बड़ी चीज आती है वो ये कहा जा रहा है कि क्यों कहा गया है कि इस धारा को समाप्त किया जाए, या हम कहें कि सेक्शन 9 के खिलाफ क्यों बार बार आवाजें उठ रही हैं और क्यों ये बोला जा रहा है कि ये संविधान के खिलाफ है, यानी भारतीय कानून या हिंदू मैरिज एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये क्यों कहा जा रहा है। देखिए, जो लोग इस सेक्शन का विरोध कर रहे हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, या हम जिसे कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये इसका उल्लंघन है। क्यों उल्लंघन है? क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ वाले अपने स्पाउस के साथ रहना नहीं चाहता है, हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता है और वाइफ हस्बैंड के साथ अगर नहीं रहना चाहता है, आप जबरदस्ती उसको क्या कर रहे हो, आप रखने का प्रयास कर रहे हो। और लाइफ पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, वो यही तो इसका प्रोविजन करता है कि जीवन का अधिकार का मतलब है कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब जीवन का है अधिकार का मतलब सिर्फ ये नहीं है जीवित रहना, गरिमापूर्ण का अधिकार हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजंस में ये बात कही है कि गरिमापूर्ण अधिकार के मतलब होता है कि आप अपना सेक्स खुद घोषित कर सकते हो कि मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, या थर्ड जेंडर हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, आपके पास ये अधिकार है। साथ ही साथ आपके पास ये भी अधिकार है कि आप किसी व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। दूसरा जो इसका विरोध किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को, मान लिया हस्बैंड चला गया और यहाँ वाइफ बची, अगर आप जबरदस्ती इसको यहाँ पर लाने का प्रयास करोगे सेक्शन 9 के माध्यम से, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही राइट टू प्राइवेसी आता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी केस में 2018-19 में क्या कहा था कि राइट टू जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है। और आपको पता है कि भारतीय संविधान का जो सबसे मुख्य भाग है वो पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट है, और वो सबसे बड़े अधिकार हैं। और राइट टू प्राइवेसी को पुट्टा स्वामी वाद में, पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राइट टू जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है। और अगर आप इसको यहाँ पर लाने का जबरदस्ती प्रयास करोगे, अगर ये इसके साथ रहना नहीं चाह रहा है या रहना नहीं चाह रही है, तो आप किसी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो, जबरदस्ती उसके साथ कर रहे हो। तीसरी बात ये कही गई कि यद्यपि ये प्रोविजन जो है, ये सेक्शन 9 जो है वो पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, लेकिन इसमें एक तर्क दिया जा रहा है कि अधिकांशतः ऐसा होता है कि घर छोड़कर महिलाएं जाती हैं। अब जाती क्यों है? जो नॉर्मली आप भारत में देखते हो कि महिलाएं अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि दहेज के कारण या किसी अन्य कारण से अपनी ससुराल में प्रताड़ित की जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अंततः क्या होगा कि वो अंततः अपना घर छोड़कर कहीं और चली जाती हैं, अपने मायके चली जाती हैं, कहीं अलग रहने लगती हैं। अगर आप सेक्शन 9 का प्रयोग करोगे तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सेक्शन 9 को हटाया जाना चाहिए। तीसरी बात क्या कही जा रही है? तीसरी बात यह कही जा रही है कि जैसे कभी हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, तो आपको पता है कि भारत में एलिमनी का प्रोविज़न है, गुजारा भत्ता का प्रोविज़न है इसी अधिनियम के तहत कि हस्बैंड अपनी वाइफ को गुजारा भत्ता देगा। तो मान लिया हस्बैंड और वाइफ में विवाद हो गया, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो अगर हस्बैंड को कोई अच्छा वकील मिलता है तो वकील क्या करवाता है, सेक्शन 9 के माध्यम से क्या करता है, वाइफ को क्या करवाएगा, आदेश करवा देगा कोर्ट के माध्यम से। और कोर्ट क्या करेगी, सेक्शन 9 के माध्यम से वाइफ को ऑर्डर कर देगी कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ कर क्यों चली गई है, आप अपने वैवाहिक अधिकारों को नहीं निभा रही हो, आप हस्बैंड के पास वापस आ जाओ। चूंकि लड़ाई पहले ही हो चुकी, वाइफ पास आएगी नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वाइफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब सेक्शन 9 के तहत ये आदेश दे देती है कि आप अपने हस्बैंड के पास आ जाओ और वाइफ नहीं आती है, तो उसके पश्चात फिर हस्बैंड गुजारा भत्ता देने से बच जाता है। ये प्रोविज़न है कि हस्बैंड उसके बाद अगर गुजारा भत्ता ना भी दे तब भी काम चलेगा, तो ये इसका एक ये दुरुपयोग भी है। अब अगर हम कोर्ट की बात कर लें तो अगर सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहला जो बड़ा मामला आता है वो 1983 में आता है, और आंध्र प्रदेश की कोर्ट यानी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस सेक्शन को शून्य घोषित कर दिया था, जीरो घोषित कर दिया था, और उसने कहा था कि यह व्यक्ति की चॉइस के अधिकार का या फंडामेंटल राइट का या मूल अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए आंध्र प्रदेश कोर्ट ने इस सेक्शन 9 को जीरो घोषित कर दिया था। उसके पश्चात 1984 में यह मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट में।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको बरकरार रखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये रहना चाहिए। इसी साल में यानी 1984 में ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा, सरोज रानी और वर्सेस चड्ढा केस में, सुनील सिंह चड्ढा केस में 1984 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हम सेक्शन 9 का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, हस्बैंड को वाइफ के साथ या वाइफ को हस्बैंड के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। मतलब कोर्ट ने ये कहा कि रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेक्शन है ये रहना चाहिए, क्योंकि भारत में क्या करता है, ये सेक्शन जो है ये क्या करता है, विवाहों को टूटने से बचाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। कब? सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था 1984 में। लेकिन 2019 में जोसेफ साइन केस में, जो मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है जोसेफ साइन केस वाला, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजन से थोड़ा सा हट कर डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या किया है कि सेक्शन 9 के खिलाफ बहुत ही नकारात्मक रवैया अपनाया है और कहा है कि व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी के अधिकार और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी का पालन किया जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन 9 को फॉलो करने के चक्कर में व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 के अंतर्गत दिए गए हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और फंडामेंटल राइट से बड़ा, या मैं कहूँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से बड़ा कोई भी कानून नहीं हो सकता है। तो आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट में 1984 में सुप्रीम कोर्ट का जो झुकाव था वो किसकी तरफ था? सुप्रीम कोर्ट का झुकाव जो 1984 में था, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो वो झुकाव था सेक्शन 9 की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 9 को बने रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से विवाहों को टूटने से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप 2019 जोसेफ साइन केस की बात करो तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का फोकस है वो किस पर है? सुप्रीम कोर्ट अब फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी और राइट टू प्राइवेसी पर ज्यादा फोकस कर रही है। तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया तो विवाद ये हो गया कि फिर सेक्शन 9 को बनाए रखने की जरूरत क्या है, जब ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ नजर आता है तो इसको बनाए रखने की क्या जरूरत है। और इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक क्या याचिका दायर की गई है कि इसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। यही पूरा मामला था और उम्मीद होगा कि आप सभी को समझ में आ गया होगा